प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के बाद आपको क्लास 11th में हर सब्जेक्ट को ब्रॉड सेंस में पढ़ना होता है। हर सब्जेक्ट्स की जो बारीकियाँ होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम फिजिक्स प्रारंभ करेंगे यूनिट नंबर 1 से 11th क्लास से, और फिर आप लोग जो है बाद में 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। जो मेरे वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब में उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स है क्या? तो फिजिक्स की जो डेफिनेशन दी गई है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग दी गई है। मेनली विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, महत्वपूर्ण शाखा जिसके ज्ञान के बिना विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास संभव नहीं है। यानी कि ये विज्ञान की एक तो हो गया इम्पोर्टेंट ब्रांच, ये हो गई आपकी एक इम्पोर्टेंट ब्रांच, यानी कि आप इसके बिना जो है हम नहीं रह सकते विज्ञान में। विज्ञान जो है एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है और जिससे जुड़ी हुई हैं अन्य शाखाएं भी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, अन्य अन्य विज्ञान की शाखाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। तो सभी शाखाओं के विकास तथा समाज के उत्थान में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कि जो सोशल डेवलपमेंट होता है ये फिजिक्स का बहुत बड़ा योगदान है और ये सभी भाषाओं से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा किस तरह ये केमिस्ट्री में है। तो रसायन विज्ञान में इसका महत्व है, रसायन विज्ञान में भी जो है भौतिकी का महत्व है। रसायन विज्ञान में भौतिकी का महत्व, जैसे अणुओं के मध्य जो बल लगते हैं, अणु रसायन विज्ञान में हम मॉलिक्यूल्स की पदार्थों की बात करते हैं, पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराणुविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, उनके बेस पर पदार्थ की रासायनिक संरचना यानी कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर, बंध उसमें जो होते हैं उनके प्रकार, किस प्रकार के बॉन्ड्स बने हुए हैं आदि का अध्ययन संभव हुआ। अब कैसे संभव हुआ? एक्स किरणों का विवर्तन, परमाणु की संरचना, रेडियो एक्टिविटी के आधार पर अनेक ठोसों की संरचनाओं के जो विस्तृत अध्ययन है वो संभव हुआ। इस तरह कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान से भी ये जुड़ा हुआ है। नंबर 2, ये जीव विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि बच्चों ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, आपके परीक्षा के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं, परंतु ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि तो शुरुआत जो है फिजिक्स की वो यहीं से होती है। जीव विज्ञान में हम जानते हैं सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम करते हैं। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तो अनेक जैविक प्रतिदर्शी का अध्ययन किया जाता है, अनेक बायोलॉजिकल जो इमेजेस होती हैं वो ली जाती हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के निर्माण से अनेक शारीरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। अनेक जो बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम जो है टेलीस्कोप का प्रयोग हम करते हैं, और टेलीस्कोप के जो सिद्धांत हैं वो फिजिक्स पर आधारित है। आगे आते हैं हम नंबर थ्री पे आएंगे हम। तो नंबर 3 में खगोल विज्ञान में भौतिकी का महत्व। खगोल विज्ञान, प्रकाशीय दूरदर्शी की सहायता से ही जो है, प्रकाशीय दूरदर्शी की सहायता से ही विभिन्न ग्रहों की गति, जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, आकाशीय पिंड तमाम तरह के, उनका अध्ययन संभव हुआ जब टेलीस्कोप बना। और ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो उससे हमने इन सब चीज़ों का ज्ञान हासिल किया। खगोल जो है विज्ञान जो है हमारा, जो एस्ट्रोफिजिक्स है खगोल विज्ञान, वो इसकी एक शाखा के रूप में आता है। तो उसका अध्ययन भी जो है भौतिकी में उसमें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट में आता है एक पॉइंट और है इम्पोर्टेंट, वो है गणित। गणित में गणित के जो भौतिकी के जो सिद्धांत हैं उनको हम अनेक गणितीय विधियों से ही उनका विकास संभव है। मैथमेटिकल मेथड्स जो होते हैं, तकनीकी विकास विशेष रूप से भौतिकी के अनुप्रयोग से संबंधित है, यानी एप्लीकेशन से संबंधित है। भौतिकी के जो अनुप्रयोग होते हैं उन पर आधारित कुछ नई तकनीकों के उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए भौतिकी के अनुप्रयोग में अगर हम लेंगे तो एक हम ले सकते हैं विद्युत उत्पादन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत उत्पादन का लेते हैं, विद्युत उत्पादन यानी ये जो विद्युत उत्पादन होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये अलग अलग उदाहरण है, अलग है इस, और सब में हम मैथमेटिक्स भी लगाते हैं। मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं जो है इनका निगमन करती है, इनके सिद्धांतों को के प्रूफ को निकालती है, और मैथमेटिक्स का सहारा लेके फिजिक्स आगे बढ़ती है। डीजल हो गया, डीजल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, भाप इंजन हो गया, ये सब उष्मा गति के सिद्धांत पर आधारित है। डीजल इंजन की बात कर लें अगर हम, तो डीजल इंजन आप पढ़ेंगे उष्मा गतिकी में, और इसके अलावा भाप इंजन पढ़ेंगे आप, और स्टीम इंजन जिसे कहते हैं भाप इंजन, और इसके अलावा कई चीज़ें ऐसी हैं जो उष्मा गतिकी के नियमों पर आधारित हैं।
हम देखते हैं रेडियो, टेलीविजन, एसटीडी, आईएसडी, फैक्स, वायरलेस आदि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण पर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक अलग से चैप्टर आता है, ये इसकी आपकी फिजिक्स में यूनिट 2 में, यूनिट 5 जो आपका क्लास 12th का है फिजिक्स, उसमें आता है। क्लास 12th तक आप जब पहुंचेंगे तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो वैक्यूम में भी जो है ट्रैवल करती हैं, निर्वात में भी जो चलती हैं, उन पर आधारित हमारा रेडियो, टेलीविज़न, जितने भी सिग्नल्स वगैरह हैं, एसटीडी, आईएसडी, वो सब उस पर काम करते हैं। रेडियो और जो टेलीविज़न के प्रसारण जो होते हैं, रेडियो टेलीविज़न प्रसारण आदि, टेलीविज़न, टेलीविज़न और एसटीडी जो सेवाएं होती हैं, आईएसडी, ये सब नाम सुने होंगे आपने। और जो फैक्स, ये जो दूर संचार की सेवाएं होती हैं, ये सारी के सारी जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आधारित होती हैं। तो ये भी कार्य होते हैं इसमें। परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी तथा परमाणु बम, जो परमाणु बम, जो एटॉमिक बम का, एटम बम का जो डेवलपमेंट हुआ है वो न्यूक्लियर फिजिक्स के आधार पर हुआ है। तो एटम बम, न्यूक्लियर भट्टियां होती हैं, न्यूक्लियर फर्नेस, नाभिकीय परमाणु भट्टी, एटम बम, परमाणु हाइड्रोजन बम, तमाम तरह की जो है। तो ये जो है, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी, जो परमाणु जो बम का विकास, श्रृंखला अभिक्रिया वगैरह, ये जो आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर, जो नाभिकीय भौतिकी में पढ़ेंगे इसको, नाभिकीय विखंडन पर आधारित, नाभिकीय संलयन भी होता है उसमें, कि हाइड्रोजन बम कैसे बनता है, सूर्य के अंदर जो गतिविधियाँ होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, वो सब उसमें आप जो देखेंगे, जो फिजिक्स में, वहाँ पर भी रिलेशन है। यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर भी जो है फिजिक्स का रोल है। तो यहाँ मैं ये बताने जा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स का रोल कहाँ कहाँ पर है। रसायन विज्ञान में फिजिक्स का रोल है, जीव विज्ञान में फिजिक्स का रोल है, खगोल विज्ञान में फिजिक्स का रोल है। गणित के बिना फिजिक्स अधूरी है। विद्युत उत्पादन में, डीजल इंजन, भाप इंजन में, रेडियो, टेलीविजन, एसटीडी, आईएसडी, फैक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, एटम बम, परमाणु भट्टी, रॉकेट प्रपल्सन। न्यूटन ने जब फिजिक्स आई थी, जो मैकेनिक्स में आती है, तो उसमें आया था हमारा रॉकेट। रॉकेट किस प्रकार से ऊपर जाता है, रॉकेट किस प्रकार से ऊपर जाता है, इसका रॉकेट नोदन कैसे होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ जो हम हर जगह देखते हैं, हर व्यवहारिक चीज़ में देखते हैं, कैसे कार्य करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें फिजिक्स से ही पता चलती हैं। वायुयान, वायुयान कैसे उड़ते हैं, कैसे लिफ्ट करते हैं, कैसे ऊपर को जाते हैं आदि, ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम बर्नौली का सिद्धांत भी देखते हैं। हम जब पानी का प्रेशर देखते हैं, हम जब देखते हैं कि तूफान आता है, ऊपर से टेने जो हैं उड़ जाती हैं, तो तमाम तरह के सिद्धांत जो व्यावहारिक रूप में मिलते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वो हमारे जो हैं सबके सब जो है बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। अब है भौतिक विज्ञान का समाज से क्या संबंध है। तो इसका मैं एक शॉर्ट में आपको, रिलेशन विथ सोसाइटी, यानी समाज से संबंध, रिलेशन विथ सोसाइटी। समाज के साथ संबंध, समाज के साथ संबंध, साथ संबंध। इंग्लिश में नहीं दिखाई देगा तो आप हिंदी में ध्यान दीजिएगा। समाज के साथ भौतिक विज्ञान का संबंध, ध्यान दीजिएगा बातों, मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। भौतिक विज्ञान पर आधारित खोजों का समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। आवागमन के साधन, आप जानते हैं आवागमन के साधन, आने जाने के, तथा दूर संचार के कारण, जो दूर संचार, आजकल लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो तमाम चीज़ों में आप देख रहे होंगे कि हम किस प्रकार से आप तक संपर्क कर रहे हैं, किस प्रकार से हम आपको ऑनलाइन टीचिंग करा रहे हैं, हम कैसे इसमें संपूर्ण विश्व देखेंगे। अगर हम संपूर्ण विश्व निकट आ गया, वैसे तो हम दूर दूर हैं, लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बने हैं, जो जहाँ है वो वहीं हैं, परंतु उसके बावजूद भी हम आपसे संपर्क साधे हुए हैं। ये सब किससे संभव हुआ है? ये सब हुआ है फिजिक्स से, ये सब हुआ है भौतिक विज्ञान से, और यही हमारी यूनिट 1 का पार्ट भी है। आज हम विश्व के किसी भी कोने में हों तथा चंद्रमा पर भी कम समय में हम जा सकते हैं, ये भी संभव हुआ है
फिजिक्स से। हम हमारा जो व्यक्ति है, हमारा आदमी जो है चंद्रमा तक पहुंच चुका है। हम अंतरिक्ष में कहीं रॉकेट, कहीं विमान भेजते हैं, कहीं जो मानव रहित तो विमान होते हैं, कुछ मानव सहित विमान होते हैं, कुछ में अंतरिक्ष में गमन करते हैं। आवागमन के साधनों के कारण विभिन्न देशों तथा प्रदेशों के लोगों के बीच जो है अंतर समाप्त हो गया है। आज हम विदेशी व्यक्ति से भी जो है संचार माध्यम के माध्यम से बात कर सकते हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। तो ये सब संभव हुआ है फिजिक्स के कारण। तो ये जानकारी, हम संदेश दे सकते हैं। हमें यहाँ घर में बैठे हुए अमेरिका में अपने मित्र को संदेश देना है, तो हम अमेरिका में अपने मित्र को संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं, वो तुरंत हो जाता है। रेडियो तथा टेलीविज़न की सहायता से भी हम सभी घटनाओं की जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। अगर हमें लाइव मैच देखना होता है, क्रिकेट मैच देखना होता है, वो भले ही ऑस्ट्रेलिया के मैदान पे हो रहा हो, पर हम हिंदुस्तान में भी उसकी जानकारी रखते हैं। जिस प्रकार से अगर मैं कहूँ कि एक जमाने में महाभारत में लाइव जो है टेलीकास्ट हो रहा था संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र को, तो वो तो एक कल्पना थी, और कल्पना एक दिव्य दृष्टि के रूप में थी। आज वो दिव्य दृष्टि वैज्ञानिकों ने बना ली है, और एक प्रकार से फिजिक्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। फिजिक्स के बिना ये शायद संभव नहीं होता, और हम आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से जो है हम आज इस प्रकार से जुड़ चुके हैं कि हम तमाम जानकारियों को प्राप्त कर पा रहे हैं। कंप्यूटर हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी हो गया है। इसकी सहायता से हम जटिल गणनाओं को आसानी से हल भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो फिजिक्स है, ये ग्लोबल रूप में छाई हुई है। फिजिक्स सब सब्जेक्ट्स के साथ छाई हुई है, सब सब्जेक्ट्स से इसका रिलेशन है, और इसको अगर आप अध्ययन करते हैं तो एक तरह से आप ग्लोबली सारी घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक लगभग फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स की डेफिनेशन के बारे में भी पता चल जाता है कि फिजिक्स व्यावहारिक ज्ञान और समाज में होने वाली सभी घटनाओं का एक भौतिक जो घटनाएं होती हैं उनका एक वर्णन करती है, उनकी एक व्याख्या करती है। भौतिक विज्ञान के विकास के कारण ही आज जीवन आसान और सुविधाजनक हो गया है। अब आती है हमारे जो अगला स्टेप आएगा, यहाँ पर इतना स्टेप मैं इतना ही लूँगा इसको, और बहुत डिटेल में अगर आपको जाना होगा तो फिजिकल वर्ल्ड को जरूर देखिएगा। फिजिकल वर्ल्ड में और बातें मिलेंगी, और जब तक हम इस फिजिक्स को एंड करेंगे तब तक आप फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे। अब आते हैं फिजिक्स में कोई भी चीज़ होती है वो मेजरेबल है। अगर कोई क्वांटिटी, कोई घटना मेजरेबल है तो उसे हम एक भौतिक राशि से जो है, भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी से हम उसको दर्शाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी हो सकती है। फिजिकल है, फिजिक्स से बना है फिजिकल, भौतिक हिंदी में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ये बहुत सारी हो सकती हैं। एक्चुअली भौतिक राशियां इतनी सारी हो सकती हैं कि यदि मैं एक बैग में कहूं कि मैं इसमें एक सामान भर दूं बहुत सारा, और वो डालता जाऊं, वो भी असीमित होगा। इतनी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि जो घटना घटी है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि। और भौतिक राशि हम उसे ही कहेंगे जो मेजरेबल होगी, जिसे हम माप। प्रकृति व प्राकृतिक परिघटना, ये प्राकृतिक परिघटना है चारों तरफ हमारे जो, और प्रकृति के नेचर के द्वारा इसके अध्ययन एवं विश्लेषण को ही भौतिकी कहते हैं। तो प्रकृति का अध्ययन, परिघटनाओं का अध्ययन ही भौतिकी है। प्रकृति में विभिन्न घटनाएं होती हैं, कुछ मौलिक नियमों अनुसार के। अब यहाँ पे हम बहुत सारे हैं, आप लोगों ने देखा होगा चेस का खेल होता है। जब चेस का खेल होता है तो इधर प्यादे होते हैं, इधर भी प्यादे होते हैं, इधर भी प्यादे होते हैं, इधर भी प्यादे होते हैं, अघाड़ी हो हाथी घोड़ा वगैरह वगैरह, यहाँ पे हाथी घोड़ा वगैरह वगैरह, यहाँ पे भी हाथी घोड़ा वगैरह वगैरह, पैदल। अब ये हाथी घोड़ा पैदल सबको एक ऐसे नहीं कि सब ऐसे ही चल देते, सब एक नियम से चलते हैं। अगर यहाँ पर कोई शख्स बैठा है, यहाँ पर आपकी मदर है सपोज, और एक बालक जो है यहाँ पर खेल रहा है, और वो पहली बार खेल रहा है, छोटा छोटा है, वो कहेगा यहाँ पर जब हाथी को चलाया वो सीधा चला गया, वो अपनी माँ से जाकेगा, माँ जी हाथी सीधा चलता है। ऊँट को चलाया तो वो ऐसे तिरछा चला गया, माँ जी ऊँट जो है तिरछा चलता है। और इस तरह से उसको नियमों की जानकारी होने लगी, सारे नियमों की जानकारी होने लगी, और वो नियम जो है बाद में डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है, स्प्रेड भी कर रहा है। इसी प्रकार से पैदल बताया गया था, भैया नियम से वो सीधे सीधे चलता है, सीधे सीधे चलता है, आगे आगे चलता है। पर ये एक जगह पे पैदल ने क्या किया, दूसरे विरोधी पार्टी के पैदल को जो है मार दिया, सिपाही को मार दिया। चेस में होता है, शतरंज में, तो वो तिरछा चल के मार दिया। तो ये बालक जो नया नया है, ये अपने माँ के पास जाएगा, माँ जी पैदल तो तिरछा भी चलता है,
अच्छा, पर पैदल तो सीधा ही चलता था। इसलिए आई ये बात करेक्शन की, नियमों में करेक्शन भी किए जाते हैं। नियमों में जब जरूरत पड़ेगी तो पैदल को तिरछा भी चलना पड़ेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो पैदल को तिरछा भी चल। अब इस शतरंज के खेल को जरा हम फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे देखें। कई सारी भौतिक राशियां हैं, वो तो इस बैग के अंदर है, इस बैग के अंदर, इस बैग के अंदर। तो दीज फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड विथ लॉज, ये किसी ना किसी नियम पर आधारित होती हैं, कोई ना कोई नियम से जुड़ी होती हैं, और उन नियमों पे करेक्शन भी संभव है, उन नियमों में करेक्शन भी संभव है। फिजिक्स में ऐसा नहीं कि कोई भी चीज जो है सर्व सत्य सिद्ध हो गई, कुछ को हमने सिद्ध कह दिया कि ये होता है, पर किसी वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, इसको हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें कुछ बदलाव आए। तो न्यूटोनियन फिजिक्स के बाद जो है आइंस्टाइन की फिजिक्स आई है। तमाम आज भी लाइट की प्रकृति जो है, प्रकाश की प्रकृति को हम द्वैत प्रकृति कहते हैं। कभी हम कहते हैं कि प्रकाश कण है, कभी हम कहते हैं कि प्रकाश जो है तरंग है। बाद में निष्कर्ष निकाला गया, एक करेक्शन किया गया कि प्रकाश कण भी है, प्रकाश तरंग भी है। प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है, कभी कभी ये तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर, मतलब ड्यूअल नेचर का मतलब ये, समटाइम्स इट बिहेव लाइक ए पार्टिकल एंड समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक ए वेव। ये आएगा आगे थ्योरीज में, आपकी थ्योरीज में। यहां पर ये बताने का है कि कितने मॉडिफिकेशन जो है लॉज में हो सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सा, कहने का मतलब ये कि फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी हो सकती हैं, और उन फिजिकल क्वांटिटीज पर आधारित लॉज हो सकते हैं। लॉज जो है उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, वो करेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स कभी ना रुकने वाली गतिविधि है, ये बढ़ती रहेगी, रिसर्चेस पे आधारित है, शोध पे आधारित है। तो प्रकृति के विभिन्न घटनाओं को हम कुछ मौलिक नियमों के अनुसार से देखते हैं, और प्रेक्षिक घटनाओं से के इन नियमों को व्यक्त करने के लिए जो हम अध्ययन करते हैं, वो अध्ययन हम करते हैं भौतिक विज्ञान में। तो भौतिक विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है और वास्तविक है। वास्तविक जो हमें दिखाई दे रहा है वही भौतिक विज्ञान है, जो हमें नजर आ रहा है वही भौतिक विज्ञान है, वही जो हमारी सीमा के अंदर है वही भौतिक विज्ञान है। तो प्रकृति के मौलिक अथवा मूल नियम पहले से ही बने। अच्छा, नियम तो पहले से ही बने, पर उन नियमों को जो है इसकी खोज की गई है। खोज जैसे आर्यभट्ट ने खोज की, न्यूटन ने खोज की, आइंस्टीन ने खोज की। कई ऐसे वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिकों के नाम हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। आर्यभट्ट, न्यूटन और आइंस्टाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं जिनको हमारी दुनिया आज भी जो है जानती है, और जिनके कोटेशन वगैरह भी आते रहते हैं। ये समाज से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं। तो इस प्रकार से ये महान भौतिक विज्ञानी हैं। इन्होंने अपने समय में उपलब्ध प्रेक्षणों के आधार पर उन नियमों को इस प्रकार व्यक्त किया जो सही ढंग से उन प्रेक्षणों को समझा सके। तो अब इसमें तत्कालिक परिस्थितियों के आधार पर, उस समय के आधार पर, मैंने ये नहीं कहा कि अमेंडमेंट नहीं होता। न्यूटन ने एक लॉ दिया था ध्वनि की चाल के लिए, तो लाप्लास ने उसमें करेक्शन किया था। बोर्स के का जो ऑर्बिट है वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद आया था। रदरफोर्ड ने वो एटॉमिक मॉडल दिया एक सोच के आधार पर, रिसर्च के आधार पर बोर्ड ने उसको अमेंडमेंट किया था, उसमें संशोधन किया था। तो जैसा कि ऊपर हम ये बता चुके हैं, ऊपर पूरी लिस्ट में यहाँ पर, कि भौतिकी प्रकृति के नियमों की व्याख्या करती है। अतः नियमों के अध्ययन के लिए राशियों का मापन भी तो चाहिए। राशियां जो जिन राशियों से हम ले रहे हैं उनका मापन चाहिए, और उनकी तुलना भी करनी है। भौतिक राशियों का तुलनात्मक विवरण भी करना है क्यों किसी राशि का। तो कैसे करेंगे? तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उस राशि का एक मानक मात्रक होना अनिवार्य है। मात्रक, ये हो गया भौतिक राशि। भौतिक राशि के लिए क्या होना चाहिए? मात्रक होना चाहिए। मात्रक एक मानक के रूप में, स्टैंडर्ड। अगर हम पुराने जमाने में बात करें तो हम दूरी को नापते होंगे हाथों की हथेलियों से। एक मेरी ये जो मेज है, ये मेज जो है 5 हथेली के बराबर है, यानी 1 हथेली, 2 हथेली, 3 हथेली, 4 हथेली, या बाजू को ले लिया करते थे। वो हमने मानक लिया था, पर ये मानक कभी भी जो है विश्वसनीय नहीं रहे। इसलिए मानक ऐसे होने चाहिए जो विश्वसनीय हो, जो रिलायबल हो। मात्रक ऐसे होने चाहिए, जो मानक ऐसे होने चाहिए जो ग्लोबली, यानी पूरे विश्व में जिनका मान एक जैसा आए। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में हम किसी और रूप में मान रहे हैं ऐसे इस मानक से, वहां वो बदल जा रहा है, अमेरिका में बदल जा रहा है, इंग्लैंड में बदल जा रहा है। जो बात इंग्लैंड में किसी दूरी के लिए आएगी नापने के लिए, वही बात यहाँ हिंदुस्तान में भी आएगी। तो जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ,
कि भौतिक राशि के मापन के लिए हमें उस राशि का कोई ना कोई मानक मात्र होना अनिवार्य है, और ये परिमाणात्मक दृष्टि से, परिमाणात्मक रिजल्ट की दृष्टि से उस राशि की इकाई को भी व्यक्त करता है। ये मात्रक जो है इकाई, जैसे मैं अगर मैं सेंटीमीटर कह रहा हूं तो सेंटीमीटर एक इकाई मान ली हमने, इसकी भी छोटी इकाइयां होती हैं, छोटी छोटी इकाइयां मान ली हैं। इकाई मतलब एक मान लिया इसको, जैसे मैं कह रहा था हथेली, वो तो हथेली इज नॉट रिलायबल, हथेली लिया हमने, हाथ की हथेली ली, किसी की हथेली बड़ी हो सकती है, किसी की हथेली छोटी हो सकती है, उसको इकाई ले लिया, एक हथेली, दो हथेली, तीन हथेली, चार हथेली। या सेंटीमीटर को इकाई लिया, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। या मीटर को इकाई लिया, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। इस प्रकार से हम भौतिक राशि का मापन करते हैं। पर भौतिक राशि का मापन करने के लिए जो मात्रक होना चाहिए वो स्टैंडर्ड का होना चाहिए। एक बार मैं फिर बोलना चाहूंगा, बिल्कुल होना चाहिए, मानक जो है आपका स्टैंडर्ड का होना चाहिए, जो मेजरेबल हो और जिसका मान ग्लोबली सब जगह वैश्विक रूप में एक हो। और इसको भी हम दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं मानक इकाई को। मानक इकाई कितने गुना को दर्शाता है वह दूसरा भाग मानक इकाई है। अब देखिए, जैसे मुझे 2 घंटे पढ़ना है, यहां संख्यात्मक भाग दो भागों में हम किसी भी राशि को, जैसे राशि हुई कोई, तो हमने यहां पर कहा 2 घंटे हमें पढ़ना है। किसी भी एक भौतिक राशि, टाइम की भौतिक राशि, टाइम भी एक भौतिक राशि है, 2 घंटे पढ़ना है। तो 2 क्या है? 2 है आपका संख्यात्मक मान, और घंटे क्या है? घंटे है आपका, ये तो हो गया आपका संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। और घंटे हमने वो इकाई ली है, इकाई जिस पर हमने उसको नापा है। 1 घंटा, 2 घंटे, 2 घंटे पढ़ना है। आगे हम उसके आगे पीछे कन्वर्जन, छोटी बड़ी यूनिट वगैरह वो सब देखेंगे। 2 दर्शाता है कि समय के इकाई के साथ वो कितने गुना है, यानी घंटे के साथ वो कितने गुना है, यानी घंटे के साथ वो 2 गुना है, घंटे के साथ वो 2 गुना है। आपने देखा होगा कि पतलोड से जो हल्द्वानी की दूरी है वो 100 किलोमीटर है। तो यहां पर किलोमीटर क्या है? इकाई, और 100 क्या है? 100 है आपका संख्यात्मक मान। यानी कि हमने क्या किया, एक इकाई ली किलोमीटर, और किलोमीटर का कितना गुना है पतलोड, तो यही 100 गुना है। उसको हमने एक बड़ी इकाई के रूप में लिया क्योंकि बड़ी बड़ी दूरी थी। पतलोड से हल्द्वानी की बहुत बड़ी दूरी थी, पतलोड से रुद्रपुर की और बड़ी दूरी होगी, पतलोड से देहरादून की और बड़ी दूरी होगी, पतलोड से दिल्ली की और बड़ी दूरी होगी। तो किलोमीटर में नापेंगे। ऐसी दूरियों को हम किसमें? छोटी दूरियों के लिए मीटर, और छोटी दूरी के लिए सेंटीमीटर, डेसीमीटर, और छोटी दूरी के लिए मिलीमीटर। तो इस तरह के मापन को लेंगे। कन्वर्जन के लिए हम अलग से जो एक टॉपिक बनाएंगे। अब मैं आता हूं यहां पे भौतिक राशियों की एक डेफिनेशन की। भौतिक राशियों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। भौतिक राशियां जो होती फिजिकल क्वांटिटीज को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, फिजिकल क्वांटिटीज। इसके नोट्स खुद से बनाइएगा, स्वयं बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, और स्वयं बना के ही आप जो है चीज़ों को समझ पाएंगे। नोट्स स्वयं बनाने चाहिए, और दूसरे के नोट्स नहीं लेने चाहिए। आप पास के नोट्स की चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, एक आएगी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और एक आएंगी आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल यानी मूल राशियां, ये आएगी। एक तो आएगी आपकी मूल राशियां, तो दूसरी आएगी आपकी व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न, निगमन भी होता है इसका अर्थ, परंतु हम लिखेंगे यहाँ पे डेराइव का मतलब व्युत्पन्न राशियां। तो निगमन से समझ गए होंगे आप। एक तो है मूल फंडामेंटल, जिनको हमने ले लिया, जिनको हमने चूज कर लिया, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र हों, अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती, जो वो भौतिक राशियां जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां। और ये मूल राशियों में लंबाई, तो लंबाई है भाई, लंबाई ले ली हमने, लंबाई किसी पर निर्भर नहीं करती। एक आ जाती है लंबाई, ठीक है। हम बोलते हैं दूसरी राशि, जैसे ये हो गई आपकी समय।
समय को भी हम बिल्कुल स्वतंत्र लेते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती। और एक होती है द्रव्यमान, एक होती है इन पर निर्भर करती हैं और राशियां इन पर निर्भर करती हैं। और अब साथ में मूल राशियों की संख्या समय के साथ बढ़ाई गई है। ये फिलहाल राशियां सबसे पहले आई थी हमारी सोच के अनुरूप, जो यांत्रिकी में आई थी, और इनसे बनाई हमने व्युत्पन्न राशियां, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं, यानी डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। तथा इन राशियों पर ये निर्भर करती हैं, जो व्युत्पन्न राशियां हैं वही मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। तमाम तरह की ऐसी भौतिक राशियां आएंगी, संवेग, वेग, बल, त्वरण, कार्य आदि, ये सब तमाम तरह की आएंगी। जब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे, आपकी किताब बढ़ती जाएगी, आप आगे पढ़ते जाएंगे, तो आप ये सब चीज़ें देखते जाएंगे। आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो एक ग्लोबल सब्जेक्ट है, पूरी विश्व में छाया हुआ है। इसके बिना जो है विश्व अधूरा होता। अमेरिका वाले चीज़ों को नहीं समझ पाते तो हिंदुस्तान कैसे समझता, भी हिंदुस्तान नहीं समझ पाता। जो बात हिंदुस्तानी समझ रहा है वही अमेरिकन समझ रहा है, उसको उसी रूप में देख रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि फिजिक्स को अगर आप पढ़ेंगे तो ग्लोबल रूप में छा जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कहा कि दो चीज़ें, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। अब आती है बात मात्रक की, अब आती है बात मात्रक की। मात्रक यानी यूनिट, यूनिट को इसको हम इकाई भी बोल देते हैं, इकाई, यूनिट। अच्छा सा बोलिए, नाम बोल दिया मात्रक, मात्रक। तो भौतिक राशियों के मापन के लिए नियत किए गए मान को ही मात्रक कहते हैं। हम भौतिक राशियों का जो माप ले रहे हैं, जो मेजरेबल है, जिसका माप लिया जा सकता है, उसको ही हम कहते हैं मात्रक। और मात्रक होना चाहिए स्टैंडर्ड। नंबर एक क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यूनिट, मानक यूनिट। इसकी कोई ना कोई परिभाषा भी बनानी पड़ेगी, और उन परिभाषाओं का हालांकि कोई रोल नहीं होगा एग्जाम के लिए। आपको केवल उन परिभाषाओं की एक लिस्ट अगर प्रोवाइड कर दी जाएगी तो आप उन परिभाषाओं को अच्छी तरह देख लीजिएगा कि कैसी कैसी परिभाषाएं बना रखी हैं। और मैं यहाँ पर कुछ एक डिस्कस भी करूँगा कि किसी भौतिक राशि का निश्चित वास्तविक मूर्त रूप को उस राशि का मानक मात्रक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भौतिक राशि के निश्चित, डेफिनेट, वास्तविक, रियल, मूर्त रूप। मूर्त मतलब क्या हुआ? जो फिजिकली हम जिसको महसूस कर सके रूप को उस राशि का मात्रक, मानक मात्रक कहते हैं। जैसे भौतिक राशि का मात्रक और उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे एक हम लेंगे यूनिट, एक इकाई ली हमने, कोई पद्धति में कोई इकाई ली, उसमें संख्यात्मक मान लिया n1 u1। अब ये इकाई किसी पद्धति में भी होती है, पद्धति की बात अभी होगी यहाँ पर n2 u2। ये n और ये व्युत्क्रमानुपाती 1/u। इसका मतलब ये है कि इकाई अगर बहुत छोटी लोगे तो संख्या ज़्यादा बड़ी लोगे। अगर इकाई छोटी लोगे, इकाई अगर छोटी लोगे, मात्रक छोटा लेंगे, छोटे बड़े मात्रक सब होते हैं। अगर हम कहते हैं किलोमीटर की बात की थी मैंने, किलोमीटर बड़ा लिया तो u तो छोटा लेंगे। u अगर हमने बड़ा लिया, अगर u बड़ा लिया हमने, तब तो n छोटा हो जाएगा। जो बात 2 किलोमीटर कह रहे हैं, अगर मैं मीटर में लूं तो उसको मैं 2000 मीटर बोलूंगा। क्यों? क्योंकि u हमने छोटा लिया तो n क्या हो गया? बड़ा हो गया। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो संख्यात्मक मान है, वो बड़ा हो गया। तो ये दोनों बातें आती हैं। अगर यूनिट छोटी हो गई तो n का मान बड़ा हो जाएगा, और यदि यूनिट बड़ी हुई तो n का मान घट जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से एक रिलेशन ये बन गया n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अभी फिलहाल मैंने आपको किलोमीटर और मीटर के रेस्पॉन्स में बताया है। मीटर और सेंटीमीटर के 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये अभी यूनिट में आएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर छोटी इकाई है, छोटी माप है, छोटा सा एक स्केल देखते हैं, आपके पास भी होता है स्केल। उस स्केल में सेंटीमीटर में भी बने होते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, उससे भी छोटे 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 खाने बने होते हैं। 1 सेंटीमीटर भी 10 भागों में डिवाइड होता है। पहले हमने 1 सेंटीमीटर को इकाई ले लिया, पर ऐसे 100 सेंटीमीटर बन जाए तो मीटर बन जाएगा, 1 मीटर। अब यहाँ देखिए, जब मीटर ली इकाई हमने तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप कम हो गई। अगर मैं 200 सेंटीमीटर की बात करूंगा तो ये 2 मीटर हो जाएगा। यानी बड़ी इकाई तो छोटा संख्यात्मक मान, छोटी इकाई तो बड़ा संख्यात्मक मान। उसी रूप में कह सकते हैं कि इकाई और संख्यात्मक मान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किसी भौतिक राशि का मात्रक चयन करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगला ये हमारा पॉइंट आएगा कि किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1,
किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चयन किए गए मात्रक सर्वविमान उचित आकार तथा परिमाण के हों। चयन किए गए मात्रक जो है उचित आकार उनका उचित हो, ऐसा नहीं उठपटांग सा उसे नाप रहे हो, तथा परिमाण हो, उचित आकार तथा परिमाण हो, परिमाण भी उसका फिक्स हो, तभी हम कहेंगे कि अमेरिका वाला जो नाप रहा है वही हिंदुस्तान वाला भी नाप रहा है। नंबर 2, चयनित मात्रक ताप, दाब व समय के परिवर्तन से प्रभावित ना हो। यानी जो फिजिकल कंडीशन होती है, जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं, अवस्थाएं होती हैं भौतिक, ताप, दाब व समय के साथ भी परिवर्तित ना हो। समय इसलिए डाल दिया है कि कुछ चीजें समय के साथ परिवर्तित होती हैं, कुछ भौतिक चीजें, तो इसलिए ताप, दाब व समय के साथ अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, इसको मैं लिख देता हूं अपरिवर्तनीय। नंबर 3, चयनित मात्रक सरलता से परिभाषित किया जा सके एवं प्रत्येक स्थान पर उनके प्रतिरूप सरलता से बनाई जा सके। तीसरा, सरलता से परिभाषित मतलब परिभाषित किया जा सके, ऐसे मात्रक होने चाहिए जिनको हम परिभाषित कर सकें, परिभाषित किया जा सके। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट एक चार्ट आता है मात्रक को हमने किस में डिवाइड किया था? इस मात्रक को हमने डिवाइड किया मूल मात्रक में और किस में डिवाइड किया हमने इसको डिवाइड किया दूसरा व्युत्पन्न मात्रक में। ठीक, डेराइव यूनिट्स एंड फंडामेंटल यूनिट्स, वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। और ये मात्रक क्या है? ये मात्रक स्वतंत्र नहीं है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, तो मैं यहाँ पर खाली लिख देता हूँ सीधे स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। ये मात्रक जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, ये मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। ये मात्रक किसी अन्य मात्रक से, मूल मात्रक क्या है? किसी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते। मूल मात्रकों को हम अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं कर सकते, व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते। और ये मात्रक जो है इन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न किया जा सकता है, ये डिराइव तभी हुए, इन्हें हम अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न कर सकते हैं, मात्रकों से व्युत्पन्न कर सकते हैं। ये मात्रक आपको याद रहने होंगे। ये मात्रक हैं द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये मुख्य रूप से हैं। आगे और भी आएंगे, आप कहेंगे आगे और कहाँ से आ गए, वो भी आएंगे ही, द्रव्यमान, लंबाई, समय, और ये मात्रक में तमाम आ जाएंगे आपके वेग, संवेग आदि में इसलिए लिख रहा हूँ कि जगह कम है, बहुत सारे होते हैं तो कई सारे ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मात्रक पद्धतियाँ। अब आज हमने बात करी है फिजिकल वर्ड्स की, भौतिकी की आवश्यकता की, मापन की आवश्यकता की, हमने बात करी मानक की, हमने बात करी मात्रक की। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं। आशा करूँगा आप इसके नोट्स बना लेंगे और साथ में हम कर लेंगे मात्रक के बारे में, मात्रक पद्धति के बारे में लेंगे, मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, देखिए मामला इंटरनेशनल लेवल तक जाने वाला है। इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल में फिजिक्स बाई ए शाह में जो है अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ पे आप देख रहे हैं इसको आप, और जो लोग वहाँ पे देख रहे हैं उसके बाद इसका पॉज करके बार बार देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। साथ में बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसका आपको पता चल जाएगा।
अभी जो आप लोग कुछ वीडियो मेरे देख रहे हैं वो पुराने वीडियो हैं, मेरे नए वीडियो आ रहे हैं। अब इसमें नए वीडियो आएंगे, उन नए वीडियो में आप जो है नए वीडियो को भी देखेंगे, पुराने भी देखेंगे साथ साथ, और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। मैं आशुतोष सर यहीं से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसे देखिए और मेहनत करिए।